ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल के युद्ध का आज 21वां दिन है। दोनों ओर से लगातार हमलों के बीच जिस सवाल का जवाब दुनिया जानना चाहती है वो ये है कि इस युद्ध का धुरंधर कौन है। ईरान के सरेंडर की ख्वाहिश वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान की ओर से कई सरप्राइज मिले, चाहे वो खाड़ी देशों के अमेरिकी बेस पर ईरानी हमले हों, चाहे इजराइल और खाड़ी देशों के तेल गैस के ठिकानों पर ईरान का पलटवार हो, या अमेरिका के F-35 जैसे अत्याधुनिक विमानों को गंवाने से अमेरिका के लिए बढ़ रही युद्ध की कीमत। ईरान मुश्किलें खड़ी कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के खिलाफ अमेरिका 3 नए युद्धपोत भेज रहा है, लेकिन सच्चाई यह भी है कि युद्ध में ईरान की लीडरशिप पूरी तरह से निपटाई जा रही है। आज IRGC के मुख्य प्रवक्ता अली मोहम्मद नाइनी और बसीज फोर्स के खुफिया चीफ इस्माइल अहमदी के भी मारे जाने की पुष्टि हुई, जबकि अली खामेनेई और अली लारिजानी समेत 55 से 56 शीर्ष चेहरे जो है टॉप लीडरशिप ईरान की, उनकी मौत हो चुकी है और इसकी मौत से ईरान अब तक उबरा नहीं है। नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई अब तक सिर्फ एक ऑडियो बयान जारी कर सके हैं। उधर इजराइल ने ईरान में घुसकर सैन्य कार्रवाई का संकेत भी दे दिया है। सवाल यह है कि इस युद्ध में दुश्मन को मिट्टी में मिलाने का किसका दावा मजबूत है, कौन है युद्ध का धुरंधर। आज इसी पर हम हल्ला बोल में बहस की शुरुआत करेंगे। पहले ये रिपोर्ट देखिए। ईरान ने अपने दुश्मनों पर नए प्रहार करने बंद भले ना किए हैं, लेकिन ईरान के खिलाफ इजराइल के धुरंधर वार बहुत घातक है, क्योंकि एक एक कर ईरानी तंत्र के बड़े चेहरे निपटाए जा रहे हैं। इजराइल के हमले में मारे गए लोगों की सूची में अब अली मोहम्मद नाइनी का नाम जुड़ गया है। अली मोहम्मद नाइनी IRGC के मुख्य प्रवक्ता और पब्लिक रिलेशंस के प्रमुख थे। अपनी मौत के पहले जनरल अली मोहम्मद नाइनी ने बयान में कहा था कि इजराइल और अमेरिका के हमलों के बावजूद मिसाइलें बनाने में सक्षम है। नाइनी के अलावा ईरान की मीडिया ने बसीज फोर्स के खुफिया प्रमुख इस्माइल अहमदी के मारे जाने की रिपोर्ट की है। ईरान में सटीक हवाई हमलों के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पहली बार जमीनी ऑपरेशन का संकेत दिया है। अमेरिकी एजेंसी न्यूज़मैक्स के मुताबिक पश्चिम एशिया में अमेरिका नेवी, मरीन और जंगी जहाजों की तैनाती बढ़ा रहा है। 3 नए युद्धपोतों USS बॉक्सर, USS पोर्टलैंड और USS कॉमस्टॉक के साथ कुल 4000 नौसैनिक इनमें तैनात हैं। इस बीच जापान के प्रधानमंत्री सनाई ताकाइची के साथ मुलाकात के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक ऐसी बात कही जिसके मायने समझने की कोशिश हो रही है। One question, why didn't you tell US allies in Europe and Asia, like Japan, about the war before attacking Iran? So we are very confused about we Japanese citizens. Well, one thing, you don't want to signal too much. You know, when we go in, we went in very hard, and we didn't tell anybody about it because we wanted surprise. Who knows better about surprise than Japan? Okay? Why didn't you tell me about Pearl Harbor? Okay? द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिकी नौसैनिक बेस पर्ल हार्बर पर जापान के हमले के बाद अमेरिका युद्ध में कूदा था। बाद में अमेरिका ने हिरोशिमा नागासाकी पर परमाणु हमले किए थे। वैसे जब पर्ल हार्बर का नाम लेकर ट्रंप चौंकाने की बात कर रहे हैं, तब अमेरिकी F-35 लड़ाकू विमान को ढेर करने के बाद ईरान ने इजराइल और अमेरिका को चौंकाने का दम भरा है। उधर सऊदी अरब और कतर समेत खाड़ी के तेल और गैस संसाधनों पर हमला कर चुके ईरान का ये दावा भी है कि अमेरिका इजराइल उसे बदनाम करने के लिए खुद ही तेल और गैस संसाधनों पर हमले कर सकते हैं। ईरान के इस दावे के बीच फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सुरक्षित गुजरने के एवज में ईरान ने तेल टैंकर से $20 लाख वसूले। रिपोर्ट में यह नहीं बताया गया है कि किस तेल टैंकर कंपनी ने ये रकम अदा की है। इस हफ्ते भारत, पाकिस्तान और ग्रीस के टैंकरों समेत कुल 8 जहाज हॉर्मुज से गुजरे हैं आज तक ब्यूरो। और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सैयद जमीर अब्बास जाफरी जी प्रोफेसर हैं अल मुस्तफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के, ईरान से
कई बार हमारे साथ जुड़े हैं इस बुलेटिन में ताकि वहां के क्या हालात हैं उस पर चर्चा हो। प्रमित मकोदे जी अध्यक्ष हैं ग्लोबल सिटीजन्स फोरम के अमेरिका के, हमारे साथ जुड़े हैं। मेजर जनरल विशंबर दयाल साहब रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत स्वागत है आपका। मेजर जनरल संजय मेस्टन साहब हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़े हैं, और मुफ्ती वजाहत काजमी साहब इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अशरफ जैदी भी कुछ देर में ईरान मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले बड़ी खबर, अब देखिए इसी पर मैं आपसे पहला सवाल करने वाली हूं आज, क्योंकि देखिए आप ईरान में मौजूद हैं, सब कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन सोचिए कि भारत में लोगों की क्या गलती है। सैयद जमील साहब, आप देखिए क्या असर हुआ है युद्ध का। पेट्रोल की कीमत, वो भी प्रीमियम पेट्रोल के दाम अभी बढ़े हैं। ये थोड़ी राहत की बात है। औसतन अगर आप देखिए तो 2 से 4% लोग ही प्रीमियम पेट्रोल देश में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसी के साथ जो इंडस्ट्रियल डीजल है उसमें 22 रुपए की बढ़ोतरी हो गई है। आईओसीएल ने औद्योगिक डीजल के दाम 22 रुपए बढ़ा दिए हैं। 2 रुपए प्रीमियम पेट्रोल की कीमत भारत में बढ़ गई है। औद्योगिक डीजल की कीमत 87 रुपए 57 पैसे से 109 रुपए पहुंच गई है। और इसी के साथ डॉलर के मुकाबले रुपया और भी गिरा है, कमजोर होता जा रहा है। डॉलर के मुकाबले रुपए में रिकॉर्ड गिरावट आई है। अब्बास जाफरी साहब, इसी पर मैं पहला सवाल आपसे करना चाहती हूं। देखिए आज देखिए 82 पैसे रुपए गिरा है, $1 93 रुपए 71 पैसे है। अब देखिए मतलब इंडिया में लोगों की क्या इसमें गलती है, आप बताइए। अब भाई ईरान की अमेरिका और इजराइल से जंग है, आप उनसे लड़िए, लेकिन ये तेल गैस खाड़ी के देशों पर हमले, और फिर अब आप देखिए कि लगातार गैस रिफाइनरीज पर, गैस फील्ड्स पर, ऑयल रिफाइनरीज पर हमले कर रहा है ईरान। हम लोगों का क्या कसूर है भाई? जी शुक्रिया बहुत बहुत आपकी दावत के लिए। और एक हिंदुस्तानी होने के नाते और एक इंसान होने के नाते हम चाहते हैं कि जो ये जालिमीन है जिसकी वजह से पूरी दुनिया में जुल्म हो रहा है, दादागिरी और गुंडागर्दी चल रही है, ये खत्म होना चाहिए। मैं लैंसेट की एक रिपोर्ट है, उसके मुताबिक दुनिया में 1971 से लेके 2021 के बीच में 38 मिलियन यानी 3.8 करोड़ लोगों की जान गई है अमेरिका और यूरोप के वॉर और सैंक्शंस की वजह से। तो दुनिया के अंदर तेल जो कंपनीज हैं उनका पूरा कंट्रोल अमेरिकन और यूरोपियन कंपनीज के ऊपर है, जबकि तेल निकलता मिडिल ईस्ट खाड़ी से है। इराक की गवर्नमेंट तेल बेचती है, लेकिन पैसा अमेरिकन बैंक में जमा होता है। दुनिया में वॉर, तबाही, जुल्म, कानून का ना होना इस वजह से है क्योंकि अमेरिका की दुनिया में गुंडागर्दी है। ईरान की ये जंग पूरी दुनिया की तरफ से अमेरिका की गुंडागर्दी को बंद करने के लिए है, और अगर ईरान ये जंग जीतता है तो तमाम देशों के लिए वो जो अमेरिकन गुंडागर्दी में परेशान है, ये सबकी जीत होगी। देखिए प्रोफेसर साहब, आपकी बात का पूरा सम्मान है और आपको मैंने पूरी बात बोलने भी दी, बट एक सवाल है ना, आप अमेरिकन एसेट्स पर अब तक कह रहे थे कि हम अमेरिकन एसेट्स पे हमला कर रहे हैं। भाई उनकी वॉरशिप से जाइए, उस पर हमला कीजिए। आप जाके अमेरिकन एसेट्स पे हमला कीजिए ना। आप अगर गैस फील्ड्स पर, ऑयल रिफाइनरीज पर हमला करेंगे तो अपनी भी बर्बादी कर, ऐसा नहीं कि खाड़ी देशों की बर्बादी होगी, ईरान की भी बर्बादी लिखी जा रही है इसके जरिए। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूं? आप इससे पहले कह रहे थे ना हम अमेरिकन एसेट्स पे कर रहे हैं, अमेरिकन आर्म बेसिस पे कर रहे हैं, पर ये ऑयल रिफाइनरीज तो अमेरिका के बेसिस नहीं है। देखिए अंजना जी, वॉर में एक चीज है जिसे कहते हैं स्केलेबिलिटी, यानी कि वॉर को जितना दुश्मन स्केल पे ऊपर लेके जाएगा, आपको उस लेवल पे जवाब देना आपका जरूरी है। आपको ईरान ने कहा था कि हमारे नेचुरल रिसोर्सेज और ऑयल रिफाइनरीज और गैस पे हमला नहीं करना। अगर आप हमारे एसेट्स पे हमला करोगे तो आपके एसेट्स भी सेफ नहीं रहेंगे। तो सवाल ये नहीं है कि ईरान ने क्यों जवाब दिया, सवाल ये है कि डोनाल्ड ट्रंप को क्यों डांट के इसराइल को बोलना पड़ा कि तुमने हमसे बिना पूछे क्यों हमला किया। आपको यकीन होता है कि इजराइल ने बिना अमेरिका के जाने ही हमला किया होगा? आपको यकीन होता है? मुझे तो यकीन नहीं है और आपको भी यकीन नहीं है, लेकिन क्यों डांटना पड़ा, क्यों बहाना बनाना पड़ा? क्योंकि वो जानते हैं कि ईरान के अंदर क्षमता है, अगर वो मार सकते हैं तो ईरान भी मार सकता है। प्रोफेसर तो ईरान ने जवाबी कार्रवाई दी। ठीक है, मैं लौट रही हूँ। आप प्लीज बने रहिए डिबेट में, कोई काउंटर क्वेश्चनिंग किसी और से आपका नहीं करा रही हूँ मैं यहाँ पे। आप बने रहिए, जब आपसे सवाल पूछूंगी उसका जवाब दे दीजिएगा। प्रमित जी, इस आरोप में तो दम है, उसके बाद मैं आप दोनों के पास आ रही हूँ सर।
प्रमित जी हमारे साथ यूएस से जुड़ रहे हैं, ट्रंप समर्थक है। मुझे प्रमित जी बस इतना बता दीजिए कि ये पार्स गैस फील्ड, अब सोचिए इसमें तो भाई आधा हिस्से में कतर का है और आधा हिस्से में ईरान का है। आपने वहां पर हमला कर दिया और कौन मानेगा कि, और अगर सच है तो आप ही बता दीजिए, क्या वाकई इजराइल और अमेरिका में मतभेद आ गए इस युद्ध में? नहीं, देखिए, अमेरिका एंड इजराइल आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, इसमें तो कोई शंका नहीं होनी चाहिए। दिस इज अ लॉन्ग वॉर, तो मैडम कुछ टैक्टिकल डिसीजन लेने पड़ते हैं और हर चीज ओपनली नहीं बताई जाती है। युद्ध में कई चीजें अंडर दी कवर्स भी की जाती है। बट मैडम, जो मैं बार बार आपके चैनल पे जो सुनता हूँ कि एंटी अमेरिका का जो एक सेंटिमेंट खड़ा किया जाता है और जिससे अमेरिका इससे सबसे बड़ा अपराधी है आज की तारीख में पूरी दुनिया का, इस तरह से एक पोर्ट्रे किया जाता है। तो उस नैरेटिव को चेंज करने के लिए मैं बस 1 मिनट आपका लूंगा मैडम, कि अमेरिका को मेरी रिक्वेस्ट है सबसे, और पर्टिकुलरली इंडिया में, कि एंटी अमेरिका नैरेटिव न खड़ा किया जाए। मैडम, अमेरिका ने पिछले 150 से 200 साल में दुनिया को बहुत कुछ दिया भी हुआ है, नॉट जस्ट वॉर। आप अगर शुरू करें, आज जो इलेक्ट्रिसिटी है आपके स्टूडियो में है, हमारे घर में है, ये इलेक्ट्रिसिटी से लेकर आज आप एविएशन में देखें तो ओहायो में जब राइट ब्रदर्स ने जो कमर्शियल फ्लाइट्स की एक फाउंडेशन तैयार की थी, उसके बाद आप हेल्थ केयर में देखें तो हेल्थ केयर में मैडम, हेल्थ केयर में भी एनेस्थीसिया, पेन फ्री सर्जरीज, ये सब अमेरिका की इनोवेशन की देन है। उसके बाद आज जो डिजिटल रिवॉल्यूशन है, आज जो पूरे भारत से लेकर दुनिया के हर कॉमन मैन को उसका फायदा हो रहा है, चाहे इंटरनेट हो, चाहे स्मार्टफोन हो, एंड्रॉइड फोन हो। मेरा कहना यह है कि अमेरिका ने पूरी दुनिया को काफी कुछ दिया हुआ है। ठीक है प्रमित जी, हम आपकी भावनाओं का पूरा कद्र करते हैं और उसका हम पूरा सम्मान करते हैं। अब मेरे सवाल का जवाब दीजिए। जरूर। क्या आप जानते हैं कि वेस्टर्न मीडिया का प्रोपेगेंडा कैसे विश्व पर हावी रहा? इसको भी ईरान वॉर कह रहे हैं, वियतनाम वॉर, ईरान वॉर। अरे अमेरिका वॉर क्यों नहीं कहते हैं? आधे अगर आप वॉर्स निकालेंगे ना तो आधे में अमेरिका का नाम आ जाएगा। इराक वॉर, ईरान, ये ईरान का वॉर नहीं है, ये अमेरिका का वॉर है। अमेरिका ने किया, अमेरिका ईरान वॉर बोलिए ना। नहीं सर, इतने युद्ध विश्व। एक सेकेंड प्रमित जी, लेट मी कंप्लीट माई क्वेश्चन, आई लेट यू कंप्लीट योर आंसर प्लीज सर। आप ये बताइए ना, डावोस में जाकर अभी सब क्या ज्ञान दे रहे थे? पूरी दुनिया को तेजी से आगे ले जाना है, नोबेल प्राइज, और फिर आप युद्ध कर देंगे। ये क्या है? मतलब एक कुछ तो लॉजिक होना चाहिए ना। और आज देखिए, आज लोगों के घरों तक इसका पिंच पहुंच रहा है भाई, विश्व भर में। मैडम, केवल ये प्रेसिडेंट ट्रंप की बात नहीं है, पिछले 7 प्रेसिडेंट, मैंने तो उनका नाम भी नहीं लिया, आप ही ले रहे हैं। चलिए ठीक है, हम ही कह रहे हैं ना आज, बिकॉज आज वो रूल कर रहे हैं, आज वो he's at the helm of the affairs, तो उन्हीं का नाम लेना होगा। बट नॉट जस्ट प्रेसिडेंट ट्रंप, पिछले 7 प्रेसिडेंट्स, वो डेमोक्रेट हो, रिपब्लिकन हो, सबको अमेरिकन खुफिया एजेंसी की एक ही रिपोर्ट जाती है, दैट ईरान एंड इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट जिहादीज एंड एक्सट्रीमिज्म इज द बिगेस्ट थ्रेट टू अमेरिका। अगर और ये भी कहा जाता है कि अमेरिका को सबसे बड़ा खतरा उनके न्यूक्लियर वॉरहेड से है, वाली रिपोर्ट पहुंच रही है कि नहीं जनरल दयाल इनके पास? पाकिस्तान की, क्योंकि तुलसी गबार्ड ने तो बोला है कि वो ऐसे मिसाइल्स बना रहा है जो कि अमेरिका तक दाग सकता है। पाकिस्तान की कोई रिपोर्ट नहीं पहुंचती है, बिकॉज़ बैलिस्टिक मिसाइल का जिक्र किया है तुलसी गबार्ड ने। पाकिस्तान की कोई रिपोर्ट नहीं पहुंचती, बिकॉज पाकिस्तान तो इनका पाला हुआ मुल्क है एक्चुअली में। मैं देखिए, आप इंडिविजुअली मत लीजिए, और मैं कोई एक मिनट प्रमित जी, देखिए, मैं अमेरिका और इजराइल का कोई ऐसे क्रिटिक नहीं हूं, कोई हम लोग कुछ अच्छे काम किए उन्होंने, ऐसी बात नहीं है, मैं सहमत हूं। और अलकायदा जो आपने अमेरिका ने की शय से जो पाला था, आप ही ने कहीं उसको अफगानिस्तान में मार्जिनलाइज किया है, आपके सैनिकों ने जाने दिए, उसकी हम कदर करते हैं। लेकिन जो आप चाह रहे थे, जो इजराइल चाह रहा था, और मेरा सवाल सीधा, ये जो प्रोफेसर साहब थे ईरान से अभी, और जो लोग गल्फ में सुन रहे नेता, अरे वो तो चाह रहे हैं आप लोग एक दूसरे को तबाह कर दो, आप लोगों की ऑयल फील्ड तबाह कर दो। आपके पास है ही क्या तो ईरान में है, क्या सऊदी अरेबिया में? ये मुल्क गरीब मुल्क थे, डेजर्ट मुल्क थे, कैमल पे सरवाइव कर रहे थे, और सिर्फ खजूर पे, 2 पे कैमल और खजूर पे सरवाइव कर रहे थे। ये समृद्धि आई है साहब तेल से, और आप एक हंस रहा होगा अमेरिका, और नेतन्याहू तो लड्डू बांट रहा होगा कि आप एक दूसरे की ऑयल फील्ड तबाह कर रहे हो। और हम लोगों को क्यों दर्द है? क्योंकि हम आपके इनडायरेक्ट बेनिफिशियरी थे। भारत, सार्क कंट्रीज, साउथ ईस्ट एशिया, जब से यहां पे ऑयल आया है अंजना जी, हम लोग बेनिफिशियरी हैं, तो हमें तो दर्द है ना। आप लोग क्यों एक दूसरे को तबाह कर रहे हो? और यही नहीं, मतलब अरे भाई, अमेरिका को मारो, अमेरिका की शिप्स को मारो,
और इजराइल को मारो, तबाह कर दो, बिकॉज इजराइल तो चाहता है आप लोग एक दूसरे को तबाह करो। अल्टीमेटली वो तो है, उसके पास टेक्नोलॉजी है, उसके पास सब कुछ है, उसके पास मिलिट्री पावर है, वो तो बचेगा इससे। ठीक है प्रोफेसर साहब, आप इस पर रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि मतलब जो इजराइल ने स्क्रिप्ट लिखी है वो स्क्रिप्ट आज हो रहा है। सोचिए, ईद मनाया है, सऊदी अरब, यूएई, सभी जगहों पे लोगों ने मस्जिदों में नमाज अता करते हुए उन्होंने सायरन्स की आवाज के बीच में ईद मनाई है। जी मैं बहुत और मुझे आई एम श्योर ईरान में भी ऐसा हो रहा होगा। आई एम आर हार्टफेल्ट मतलब दिस थिंग विद देम सेंटिमेंट। यस, मैं इनकी भावनाओं की कदर करता हूं, और ये जो चाहते हैं कि मुसलमानों में एकता हो और सारे मुल्क मिलकर रहें और तमाम ऑयल और गैस रिफाइनरीज सेफ रहें, ये भावना बहुत अच्छी है। और इस भावना को एग्जीक्यूट करने के लिए फॉरेन इंटरफियरेंस का खत्म होना जरूरी है। आपको ये समझना होगा, आप तो एक एक्सपर्ट हैं इस फील्ड के। आप जैसा कि आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में एक्चुअल प्रॉब्लम अमेरिकन प्रेजेंस है। मैं आपको एक मिसाल दे दूं, इराक का जो ऑयल बेचता है इराक, उसका पैसा अमेरिकन बैंक में जमा होता है, और वो इराक को तब मिलता है जब इराक की गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करती है, और उसे भी कैश में भेजा जाता है फ्लाइट्स के जरिए से। तो अगर आप कोई भी कंट्री का, जैसे आपने मिसाल दी, ये टेररिज्म के दावे करते हैं कि दुनिया में टेररिज्म के मुखालिफ हैं, अल कायदा को इन्होंने बनाया, तालिबान को इन्होंने बनाया, आईसिस को इन्होंने बनाया। आईसिस के सोल्जर्स नेतन्याहू के हॉस्पिटल में जाके इलाज करते थे, और उसके अलावा यही आईसिस के हेड को इन्होंने सीरिया में वापस से गवर्नमेंट दे दी। तो पूरी दुनिया का प्रॉब्लम जो है, उसकी जड़ को अगर आपको खत्म करना है तो मिडिल ईस्ट में फॉरेन इंटरफियरेंस को खत्म करना है। अगर आप टेम्पररी रिलीफ चाहते हैं तो इस वक्त टेम्पररी रिलीफ तो हो जाएगी, लेकिन 6 महीने के बाद दोबारा इनकी मैं लौट रही हूँ जनरल मेस्टन, क्या आप उनकी बात से सहमत है? मैं लौट रही हूँ आपके पास। जनरल मेस्टन, क्या आप उनकी बात से सहमत है? देखिए, इनकी बात पे कुछ ऑब्जर्वेशन है मेरी। पहली बात तो इन्होंने बोला कि अमेरिका गुंडागर्दी करता है और सारी टेररिज्म सब कुछ अमेरिका ने किया है, मान लिए। तो इसको सॉर्ट आउट कौन कर रहा है? ईरान। ये बोल रहे हैं कि ईरान ने पूरे विश्व का ठेका ले लिया है इसको सॉर्ट आउट करने को। भारत ने तो ईरान को नहीं बोला कि आप जाके अमेरिका से हमारे बिहाफ में पंगा लिए। जीसीसी कंट्रीज ने तो इनको नहीं बोला कि आप हमारे बिहाफ में जाके लड़िए। हम एडमायर करते हैं ईरान को और ईरान की सेना को और ईरान की लीडरशिप में कि आप जाके लड़े, लेकिन जो आपके मेन दुश्मन हैं, आप जाके इजराइल से और अमेरिका से लड़िए। आप ये बताइए कि यूएई में आज खुद 6 लाख तो ईरानियन है और पूरी जीसीसी कंट्रीज में 90 लाख इंडियंस हैं। आप उनको मार रहे। कल आप ही का कोई एक ईरानियन दोस्त बोल रहा था, मतलब हिंदुस्तानी, कि वहां जो लोग चीखते हैं तो हमें बड़ा खुश होती है। तो ये तो लोगों के अंदर एक हमदर्दी है। तो अमेरिका का नाम लेके, इजराइल का नाम के लेके, आपको अगर उनसे लड़ना आप लड़िए, लेकिन उनसे लड़िए, ताकत वही है। फाइट द एनिमी, डोंट फाइट विद अदर्स। आप तो पूरी वर्ल्ड के खिलाफ लड़ रहे हैं। आज भारत में क्या पूरे विश्व में आपने शांति फैला के रखी है जी, पर भारत बिल्कुल जवाब दे। तो भारत ने आपको बिल्कुल नहीं बोला। और दूसरे आपने बोला कि इन्होंने ऑयल फील्ड्स को और गैस को बर्बाद कर रहे हैं। जी, स्टेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान का तो होल्ड नहीं है ना। वहां जीसीसी कंट्रीज और ईरान ये सब पार्ट हैं ऑफ स्टेट ऑफ हॉर्मुज। ईरान को किसने फिर हक दे दिया कि पूरी स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दे? शिप को तो जाने दे। आपने 20 शिप्स को बर्बाद किया है जो जनरल मेस्टन, अब खबर आ रही है कि एक रास्ते में वो पैसा लेकर, टैक्स एक्स्ट्रा लेकर और वहां से शिप्स जाने दे रहे हैं। एक ऑयल कंपनी से 18 करोड़ रुपए लिए हैं कि उसकी वजह से पैसे दो और वहां से शिप निकालो। चल क्या रहा है? आप प्रोफेसर साहब उनकी बात का जवाब दीजिए और मैं भी उसमें एक छोटा सा सवाल। देखिए, सबसे पहले तो हम बता दें कि ईरान से भी भारत के अच्छे रिश्ते हैं, अमेरिका से भी हम डिनाई नहीं करेंगे कि हमारा ट्रेड डील पार्टनर है बड़ा। अमेरिका से हमारे अच्छे रिश्ते हैं, उन रिश्तों को बेहतर करने में हम अपनी ताकत भी लगाते हैं। और वैसा ही हम इजराइल के साथ भी हमारी स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है, डिफेंस डील्स हम उनके साथ करते हैं। तो हम किसी के पक्ष में, किसी के खिलाफ नहीं है। बस हम तो ये समझना चाह रहे हैं कि जिस डावोस में जाके अभी सबने बड़ी बड़ी बातें की थी, वो यहां आकर एक दूसरे के साथ ये मिसाइल ड्रोन खेलने लगे और मुश्किल लोगों के घरों और किचन तक पहुंच रही है। अब आप उनकी बातों का जवाब दीजिए। और प्रोफेसर जमीर साहब, सवाल सिर्फ इतना है कि ईरान अमेरिका का क्या उखाड़ पा रहा है? नेतन्याहू बैठ के ताली बजा रहा होगा कि हमने अपनी स्क्रिप्ट के हिसाब से इनको लड़ा दिया।
उसके पास आप एक F-35, हमने वीडियो भी दिखाया, वीडियो दिखा दीजिए, एक F-35 आपने गिरा दिया, आप कह रहे हैं अमेरिकन इंपीरियलिज्म विल एंड। अरे वो तो बनाते हैं, जखीरा है उनके पास, दुनिया को बेचते हैं। मतलब स्ट्रेटेजिकली क्या गलती हो गई है मिडिल ईस्ट के देशों में हमला करके? जी, ये वीडियो दिखा रहे हैं हम दर्शकों को। हाँ बताएं प्रोफेसर साहब। देखिए, पहली चीज तो ये कि ये अमेरिकन सुपीरियोरिटी जो है वो आप जो हमारे विशेषज्ञ इधर बैठे हुए हैं, जो डिफेंस के एक्सपर्ट्स हैं, वो बताएंगे कि अमेरिकन सुपीरियोरिटी एयर सुपीरियोरिटी है, कि वो दूसरी कंट्री के अंदर उनके पास ऐसे फाइटर जेट्स हैं कि वो एंटी रेडार हैं, और एंटी रेडार है, यानी आपका कोई कंट्री का रेडार उनको कैच नहीं कर सकता है, ये उनका क्लेम है, राइट। और F-35 स्टील जो है उनका, वो एक दुनिया का शाहकार वो बताते थे कि इसको कोई गिरा नहीं सकता। तो दुनिया के जितने एक्सपर्ट्स हैं उनके लिए ये एक सवाल है कि इरानियंस ने इसको कैसे कर दिया, कैसे उनके रेडार ने कैच किया और कैसे इसको मार दिया। ये एक वन F-35 की बात नहीं होती है, ये टेक्नोलॉजिकल बात होती है कि एक कंट्री के पास वो टेक्नोलॉजी अगर आ गई है कि वो आपके F-35 को गिरा सकता है, तो वो अगली बार दूसरे को भी गिरा सकता है और दूसरी कंट्रीज के पास भी जा सकती है। तो पहले ये टेक्नोलॉजिकल बात आपके लिए क्लियर हो जाए, और हमारे जहनों में ये जो एक सुपीरियोरिटी उनकी एयर सुपीरियोरिटी है, जिसको हम ये कहते हैं कि भाई अमेरिका किसी भी मुल्क में पिन पॉइंट एक्यूरेसी से वहां जाके हमला कर सकता है, ये उनकी सुपीरियोरिटी है। लेकिन ईरान ने विद मिसाइल टेक्नोलॉजी, जिसे कहते हैं असिमेट्रिक वॉर, ईरान के पास विद डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ वॉर, ईरान के पास भी एग्जैक्टली यही इस वक्त कैपेबिलिटी है कि ईरान ने ऐलान किया रात को 9 बजे कि हम यहां मारेंगे। अमेरिका मौजूद था, अमेरिका का रोल था कि इन मिसाइल्स को रोक देना, लेकिन अमेरिका ने कहीं पर भी मिसाइल को नहीं रोक पाया, यानी ईरान के पास भी एयर सुपीरियोरिटी है, ईरान भी पिन पॉइंट एक्यूरेसी से जहां चाहे मार सकता है। ठीक है, मैं लौट रही हूँ। बात हमारे जहनों में, ये जो अमेरिका, प्रमित जी आप इसको रिस्पॉन्ड कर लीजिए। ठीक है, उनकी बात की ईरान कहकर मार रहा है और जहां मार रहा है उसको आप रोक नहीं पा रहे हैं। उसके बाद में मुफ्ती साहब फौरन आपके पास आ रही हूँ। नहीं, इसीलिए तो कह रहे हैं मैडम, ईरान के पास जो कैपेबिलिटीज हैं उसके करंट कैपेबिलिटीज से वो पूरी दुनिया को होस्टेज कर रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है। इमेजिन कीजिए कि अगर उसके पास न्यूक्लियर वॉरेड हो जाते, उसके पास बैलिस्टिक मिसाइल हो जाती, तो पूरी दुनिया में कैसे हाहाकार मचाता। आपको तो कुछ हद तक अमेरिका को धन्यवाद भी देना चाहिए पूरी दुनिया को कि उसने ईरान जैसे खतरनाक जिहादी रजीम को पूर्ण रूप से कंटेन किया है। अब युद्ध में, और प्रोफेसर साहब, युद्ध में ऐसा होता ही है, अगर 10 चीजें, कोई किसी को गलत भी नहीं है, युद्ध है, ये कोई वीडियो गेम नहीं है कि हमेशा हम ही जीतेंगे। इसमें कई बार अगर आप 4 प्लेन हम आपके गिराएंगे तो कुछ हद तक हमको भी उसका झेलना पड़ेगा ही। देयर इज नो कंफ्यूजन हियर। बट क्या है, टेक्नोलॉजी कीप्स इवॉल्विंग। आप न ईरान को तो कभी सपने में भी नहीं सोचना चाहिए कि अमेरिका से टेक्नोलॉजिकली कभी compete कर सके। वी स्पेंड $1.1 ट्रिलियन ऑन आवर डिफेंस एंड वी ब्रिंग द बेस्ट एंड द ब्राइटेस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, प्रोफेसर साहब जवाब दीजिए। ईरान की जो विशेषज्ञ हैं, नंबर 1 आर्मी फोर्स की बात कर रहे हैं आप, नंबर 1 डिफेंस पावर की बात कर रहे हैं। मिलिट्री पावर, नो डाउट, अमेरिका तो अमेरिका इज नंबर 1 मिलिट्री पावर। वो तो हमने कभी क्वेश्चन किया ही नहीं, उसमें कोई शक की बात नहीं है। वो एक बार रिस्पॉन्ड कर लें जी, जल्दी से प्रोफेसर साहब। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या अमेरिका के पास रिक्वेस्ट कहूंगा कि दयाल साहब, जिस हिसाब से आप पाकिस्तान के अगेंस्ट में के अगेंस्ट आपके प्रति जो एक आक्रोश मुझे नजर है अमेरिका के लिए, मैं आपसे ये निवेदन करता हूं कि लार्जेस्ट डेमोक्रेसी और ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी को मिल के साथ में काम करें और चाइना को काउंटर करें। उसके लिए आप में उतना ही आक्रोश होना चाहिए। यू एज ए डिफेंस एक्सपर्ट यू शुड अंडरस्टैंड कि अगले 10 साल अमेरिका ने क्या किया, क्रिटिसाइज किया चाइना को। एक मिनट, चाइना ने, देखिए बात सुनिए, देखिए कोविड के दौरान जब हमारा देश बिल्कुल बंद था, कंप्लीट कंट्री क्लोज थी और हम प्रिकॉशन ले रहे थे कोविड के, और चाइना, एक मिनट सुनिए, आपकी सैटेलाइट हमेशा दुनिया में घूमती है। अमेरिका शुड हैव गिवन ए नोटिस टू अस कि वो मोबिलाइज कर रहा है। ये तो हमारे लोगों ने जब देखा, जब हमें आया कि वो मोबिलाइज कर गया। सर कोविड ऐसा नहीं है, अमेरिका अपना ऐसा नहीं है। देखिए अंजना जी कैच की मैं कह रहा हूँ, हमारी 5 बहुत स्ट्रॉन्ग टीटीज हैं, पिछले 25 साल की मेहनत है हमारी और अमेरिका की इन्वेस्टमेंट है। एक एक करके बोलिए तभी होगा। हमारी 25 साल की इन्वेस्टमेंट है अमेरिका के अंदर।
बिल्कुल। और हम उसकी कदर करते हैं, और ना, वो बड़ा स्ट्रेटेजिक trade पार्टनरशिप deal है। हाँ, trade और deal हमारी होता है। देखिए बहल साहब, कितनी आपने बहुत सही स्ट्रॉन्ग बात बताई रिलेशनशिप है, हम मैडम, उनको नहीं डिस्टर्ब करना चाहते। नहीं करेक्ट, ये नहीं, बिल्कुल सही बात बोली आपने। कोरोना वायरस का उदाहरण आपने बहुत सही दिया कि कोरोना वायरस को चाइना वायरस कहने का दमखम अमेरिका ही रख सकता था, और अमेरिकन प्रेसिडेंट ने ही कॉल्ड स्पेड एज अ स्पेड। और उसके बाद कोरोना वायरस का जो वैक्सीन निकला, मैडम मैं बॉस्टन का रहने वाला हूं, तो मुझे पता है कि mRNA टेक्नोलॉजी बॉस्टन के कैंडल स्क्वायर, जो दुनिया का सबसे इनोवेटिव स्क्वायर ऑन प्लैनेट अर्थ है, वहां से निकला। और mRNA टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत ही कुछ महीनों में ही एक वायरस का वैक्सीन निकल गया। और वहीं मैं कहता हूं कि इंडिया और अमेरिका को साथ क्यों आना चाहिए, क्योंकि अमेरिका ने वैक्सीन का लड़ाई इजाद किया। की क्या जरूरत थी, लेकिन ये लड़ाई की क्या जरूरत थी साहब? इस एरिया में डिस्टर्बेंस, लेकिन इंडिया ने की उस क्या वैक्सीन को आवश्यकता बहुत थी? अफोर्डेबल आपको क्या नुकसान हो रहा था? जनरल मेस्टन, 2 संदिग्ध ईरानी जासूस पकड़ने का दावा इस वक्त किया जा रहा है। ब्रिटिश न्यूक सबमरीन में घुसने की कोशिश थी, ये खबर इस वक्त आ रही है। आपको बता दें, जासूसों को गुरुवार को गिरफ्तार किया गया है। बहरहाल जैसे और डिटेल्स इस पर आएगा, इस पर चर्चा करेंगे। एक बार, ये द सन अखबार की रिपोर्ट है ये। इस बीच एक और खबर आ रही है, इजराइल के रेहोवोत शहर पर ईरान का हमला बताया जा रहा है। बीते दिन भी आपने देखा था, हाइफा में ऑयल रिफाइनरी पर ईरान ने हमला किया था, और अब इजराइल के रेहोवोत पर ईरान ने मिसाइलें दागी। सवाल तो यही है, भारत यही मानता है कि युद्ध का एरा नहीं है, जो प्रधानमंत्री भी कहते हैं। लेकिन जनरल मेस्टन, मैं आपके पास आऊं उससे पहले मुफ्ती वजाहत काज़मी साहब, आज युद्ध का धुरंधर कौन दिख रहा है? सवाल तो यही है ना कि कोई जीतेगा थोड़ी, इसमें सिर्फ तबाही ला रहे हैं, एक दूसरे की तबाही लिख रहे हैं। देखिए अंजना जी, युद्ध चल रहा है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि अमेरिका ने बातचीत के दौरान ईरान पर हमला किया, ये सब स्वीकार रहे हैं, भारत ने भी इसको स्वीकारा है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि ईरान का और इजराइल का युद्ध है, अमेरिका दूर है, अमेरिका पर हमला नहीं हो सकता। तो ये हमारे जितने देश हैं गल्फ कंट्रीज के, सऊदी से लेकर के यूएई तक, करोड़ों भारतीय वहां पर हमारे हैं, और वहां पर वो सारी कंट्री भी, अली लारीजानी का एक खत आपको याद आया होगा, जो उन्होंने अपनी दुनिया में जाने से एक दिन पहले ही वायरल हुआ है, वो उन्होंने मुस्लिम उम्मा की बात की उसमें। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि कई मुल्क तो कह चुके हैं कि हमारा एयरबेस इस्तेमाल नहीं हो रहा है, अमेरिका नहीं कर सकता, सऊदी ने सबसे पहले कहा था। लेकिन इजराइल से कहीं ज्यादा हमले सऊदी के ऊपर हैं, इजराइल से कहीं ज्यादा हमले यूएई के ऊपर हैं। तो मैं समझता हूं, और कौन से इत्तेहाद की बात कर रहा है अली लारीजानी, या प्रोफेसर जमीर साहब किस इत्तेहाद की बात करते हैं? ये 1400 साल से एक दूसरे को कुफर बकते आए हैं शिया सुन्नी, ये उस इत्तेहाद की बात कर रहे हैं। ईरान कौन सा बदला यूएई से चुका रहा है, कुवैत से, बहरीन से, कतर से? क्या पूरी दुनिया नहीं देख रही कि वो सुन्नी मुल्क होने का भार झेल रहे हैं? और ईरान खुद तो वहां तक जा नहीं सकता, लेकिन उनसे कह रहा भाई तुम भी हमारी सफ में आकर के खड़े हो जाओ। हमला इजराइल ने किया रिफाइनरी पर, लेकिन उसने कुवैत में मारा है, उसने जाके बहरीन में मारा है, उसने कतर में मारा है सबसे पहले जाकर के, क्योंकि पता है कि कतर की रिफाइनरी खत्म होगी तो कतर की अर्थव्यवस्था और दुनिया की अर्थव्यवस्था। और हॉर्मुज में क्या हो रहा है भाई, स्टेट ऑफ हॉर्मुज में क्या हो रहा है? ब्लैकमेलिंग हो रही दुनिया की, ये तो इस्लामी जंग के उसूलों के खिलाफ है। हम ईरान की मुखालफत नहीं करेंगे, लेकिन हमारी भारत की जो पॉलिसी है, जितना मित्र ईरान है उतना मित्र इसराइल है, उतना मित्र अमेरिका है, उतना ही मित्र हमारा यूएई भी है, कतर भी है, कुवैत भी है, सऊदी भी है। भारत तो दुनिया का शांति दूत मुल्क है। तो मैं ये समझता हूं कि दुनिया को परेशानी में ईरान ने और अमेरिका ने, दोनों ने लाके खड़ा किया है, और भुगतान उसका हमारी सऊदी गल्फ कंट्रीज कर रही। और जितने मौलवी मुल्ला ये बातें कर रहे हैं ना यहाँ बैठ करके इत्तेहाद की, मुझे इस मुल्क में ये अच्छे नहीं लग रहे हैं। 1400 साल से एक दूसरे को कुफर बकाए, उधर वो शिया ताकत के लिए प्रोफेसर साहब एक छोटा सा जवाब इसका, फिर मैं जनरल मेस्टन के पास जाऊंगा। जी ठीक है। मुझे जवाब देना है। हाँ प्रोफेसर जमीर साहब। मैं इनकी बात शायाने शान नहीं समझता हूं कि इस स्तर पर आकर कोई इंसान गुफ्तगू करे और उसका जवाब दिया जाए। इनकी बात जवाब देने के लायक नहीं है, काबिले जवाब नहीं है, और मैं इस लायक नहीं समझता हूं कि इस किस्म की तौहीनामेज गुफ्तगू का कोई जवाब दिया जाए। और जो अगर इंसान को गुफ्तगू का अंदाज और उसका बयान, उसका मोहतवा तीनों अखलाक और नैतिकता के मुताबिक होना चाहिए। ठीक है, हम सिर्फ आपको इतना एक पैगाम देना चाहते हैं। नहीं जनरल मेस्टन, मैं अब युद्ध आगे लिए, अब चर्चा आगे लिए चलते हैं। नहीं प्रोफेसर साहब, ब्लैकमेलिंग जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में है, दैट इज अ रियल कंसर्न ना,
उसी की वजह से भारत जैसे देश में, आप तो भारतीय ही हैं, पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, वहां पर तो कुछ कीजिए, ईरान को करना चाहिए। हाँ। आपके सवाल का मैं जवाब दे देता हूँ। देखिए अंजना जी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अभी भी खुला हुआ है, बंद नहीं है। ये लोग जो कह रहे हैं बंद है, वो गलत है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। उसे कहते हैं स्मार्ट कंट्रोल। भारत के 22 जहाज वहां पर फंसे हुए हैं। प्रोफेसर साहब, सॉरी फॉर काउंटरिंग, बट 22 जहाज फंसे हुए हैं भारत में। अंजना जी, आप सवाल पूरा कर लीजिए या मुझे जवाब पूरा दे देने दीजिए, या आप पूरा सवाल कर लीजिए एक बार। मैं 22 जहाज भारत के फंसे हुए हैं, यही मेरे सवाल का दूसरा हिस्सा है। अब आप अपनी बात कहें, उसके बाद मैं जनरल मेस्टर्न के पास जाऊं। जी। ईरान ने 2 शर्तें लगाई हैं। ईरान ने कहा है कि होर्मुज जो है वो हमारे कंट्रोल में है, और क्योंकि हम इस वक्त जंग में हैं, जो भी हमारा दुश्मन मुल्क है या वो कंट्रीज जो हमारे दुश्मन मुल्क को सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी जहाज नहीं जाएगी। जो कंट्रीज हमारे साथ दोस्त हैं, उनकी जहाज जाएगी। 2 चीज उन लोगों ने कहा कि इजराइल के साथ आपके रिलेशन अच्छे नहीं होना चाहिए, इजराइल को आप सपोर्ट ना करें, और अपनी डीलिंग युआन में करें, डॉलर में ना करें। ये 2 शर्तें हैं। तमाम कंट्रीज के पास ऑप्शन है, ईरान के साथ नेगोशिएट करे, ईरान की बात मान ले और होर्मुज से अपनी शिप्स को निकाल ले। अगर नहीं निकालना चाहता तो सामने वाली कंट्री का ऑप्शन है ना, कि ईरान का ऑप्शन। अब भारत क्या करेगा ऐसे में जनरल मेस्टर्न? अब वो तो खुद ही शर्त बता रहे, करे युआन में डील करे। पहली बात, ईरान को कोई अधिकार नहीं है ये शर्तें डालने का, और भारत को कैसे बोल सकते हैं कि हम युआन में ट्रेड करेंगे? क्या आप ईरान ने कोई चाइनीज की यहाँ पर लैंग्वेज गानी है? एज अ मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। मैं बोल लूं जी, या आप बोलिए। आपको कोई अधिकार नहीं है। अभी आप सुन लिए, वहां पर 7 देशों का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, ईरान का नहीं है। बाकी 7 देश के ऊपर भी अधिकार है, उनके ऊपर भी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की राइट्स है, और ईरान को कोई अधिकार नहीं है कि आप कौन होते हैं भारत को बोलने के लिए या विश्व में कि आप युआन में ट्रेड करेंगे। हमारी मर्जी, हम रुपीस में करेंगे। कौन होता है बोलने वाला कि ईरान पे सैंक्शंस लगेगा? आप भी नहीं होते, आप भी नहीं बोल सकते कि आप युआन में करेंगे। नहीं होता। भारत को अमेरिका के सैंक्शंस को नहीं रोका, आपने अमेरिका के सैंक्शंस को नहीं रोका, तो अभी आपको बोलने का भी अधिकार नहीं है। मेरा अधिकार नहीं है तो आप फिर इस चैनल पे क्यों आए हैं? मेरा अधिकार है और मेरे से पूछा जा रहा, मेरे को आप बोलने दिए। अगर आप में थोड़ी सी कंप्लीट प्रोफेसर साहब, अब आपको तो ये आदत नहीं थी बीच में बोलने की। लेकिन भारत का अधिकार, ये भारत के भी आप पे बोल रहे हैं भाई। आप इंडियन ही हैं प्रोफेसर साहब, हम जनरल मेस्टर्न है, प्लीज बोलिए जनरल मेस्टर्न। अगर आप भारतीय सेना की ये इज्जत करते हैं तो हमें पता चल जा सकता है कि आपकी लॉयल्टी किधर है। ठीक है, बहुत ओपनली मैं बोल रहा हूँ, लॉयल्टी आपकी भारत देश के साथ होनी चाहिए, और भारत देश कभी भी युआन में ट्रेड नहीं करेगा। ये आप सुन लिए, हम ये चाइना के अंडर में नहीं आते हैं। वी आर नॉट चाइनीज, सब्जेक्ट टू चाइनीज लॉ एंड रूल्स, एंड ईरान में भी सिंगिंग देयर ट्यून। भारत बिल्कुल उनकी ट्यून पे नहीं चलेगा, और भारत वो देश है। इंडियन बोलने दिए मेरे को, में ना करें। हमें कोई मतलब नहीं है आप डॉलर में करिए या किससे करिए, पर हम युआन में नहीं करेंगे। हम बहुत क्लियर है, और मैं एज अ भारतीय बोल रहा हूँ, इंडियन रुपीस में करें, डॉलर में करने के लिए तैयार हैं। आपने बोला है कभी इंडियन रुपीस में? आप क्या वहाँ के राष्ट्रपति हैं? आप भारतीय हैं तो आप ईरान की क्यों वो इतनी खिदमत वो कर रहे हैं? आप एक एनालिस्ट के तौर पे बात की है, पूरे समय आपकी जो भाषा है यहाँ पर जो मैं बोलना नहीं चाहता आपको, आप बोलते रहिए, मैं अपनी नजर आप बोलते कर रहा हूँ, आप बोलते रहिए। रुक जाइए प्रोफेसर साहब, जैसे जनरल मेस्टर्न खत्म करेंगे मैं आपके पास आऊंगी। प्लीज लेट जनरल मेस्टर्न कंप्लीट, प्लीज जनरल मेस्टर्न। देखिए, मैं फिर से स्टेटमेंट बोल रहा हूँ और वो फैक्ट्स बोल रहा हूँ सर। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ स्टेट ऑफ हॉर्मुज 7 कंट्रीज का है। नंबर 1 वो स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है। नंबर 2 स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है, ईरान भारत को या किसी देश को नहीं बोल सकता कि आप ईरान को युआन में पेमेंट करेंगे। हम चाइना के गुलाम या कोई किसी में नहीं है। भारत चाइना से ऊंचा देश है, और भारत एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है दुनिया की, और आज हमारे संबंध ईरान के साथ अच्छे हैं, इजराइल के साथ अच्छे हैं, और गल्फ कंट्रीज के साथ अच्छे हैं, और अमेरिका के साथ अच्छे हैं। कोई हमें नहीं डिक्टेट कर सकता कि आप उसके संबंध अच्छे नहीं होने चाहिए। और मैं बोलना चाहूंगा, आप लोग का ये जो आप बोल रहे हैं ना, बड़ी एक्यूरेट मिसाइल्स कर दी हैं। आपको ये मिसाइल्स की टेक्नोलॉजी और वो सारा दे कौन रहा है?
आपको पता है आपकी शिप्स कितनी गई है वहां पर, चाइना से लेके आए हैं। तो अगर आपकी ईरान की टेक्नोलॉजी है, वाह वाह, लेकिन हकीकत में आपको भी पता है सारी टेक्नोलॉजी और सारा मिसाइल का मटेरियल कंपोनेंट्स आपको चाइना से मिल रहा है। और आप अगर चाइना के सब्जुगेट होना चाहिए, आप हो जाइए। भारत तो किसी का गुलाम नहीं बन सकता है। हमने गुलामी सही है और आज भारत इंडिपेंडेंट है। ईरान को अगर चाइना का गुलाम बनना है, आपको मुबारक हो। भारत किसी भी देश का गुलाम नहीं बनेगा। हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है और हमें दिल है और दिमाग है कि हमें पता है किस प्रकार रिलेशंस रखने हैं। और हमारे प्रधानमंत्री ने बार बार बोला है डायलॉग एंड डिप्लोमेसी। आप यहाँ मिसाइल्स के साथ डिप्लोमेसी कर रहे हैं और आपकी इतनी ताकत है, जाके अमेरिका से भिड़िए, इसराइल से भिड़िए। आज की कोई रिपोर्ट उठा ली है, सबसे ज्यादा मिसाइल्स और ड्रोन्स यूएई के ऊपर फायर किए हैं। क्यों? यूएई में तो वहां पर यहूदी भी रहते हैं, ईरानियन भी रहते हैं। मैंने तो बोला 6 लाख ईरानियन रहते हैं, हिंदुस्तानी रहते हैं, हर मजहब और जात के लोग रहते हैं। ईरान में कितने भारतीय रह रहे हैं आप बताइए? उनको तो वहां से निकाला जाता है। और आप यूएई में देखिए सब तरह के लोग रह रहे हैं, यमनी भी रह रहे हैं। मैं खुद अभी दुबई में होके आया था, वहां पर इतनी एकता और शांति है, प्रॉस्पेरिटी है, डेवलपमेंट है। और आपको हंसी आ रही है। और कल आप ही का एक कोई बंदा जैदी बोल रहा था कि वहां लोगों की चीख सुनने में, यूएई के लोगों की चीख सुनने में, जिसमें भारतीय है, ईरानियन भी मरे हैं, पाकिस्तानी भी मरे हैं, आप लोग को मजा आ रहा है। ये तो आपके अंदर एक इंसानियत आ गई है। और आप आज भारत को बोलते हैं युआन में ट्रेड करिए, हरगिज़ नहीं। मैं बहुत क्लियर हूं इसमें, हम किसी देश के सामने नहीं झुकेंगे और ईरान भी हमें हुक्म नहीं दे सकता कि आप ट्रेड युआन में किए। हम किसी के वो उसमें नहीं आएंगे। भारत अपना सेल्फ इंटरेस्ट देखेगा। हमारे लिए भारत की जनता प्राथमिक है, आपके लिए चाइनीज प्राथमिक होगी। वो आपके आज भाषण से लग रहा है, स्टेटमेंट से। प्रोफेसर साहब आप जवाब दीजिए। मैं इसका जवाब दे दूं? प्लीज एंश्योर जल्दी मेजर जनरल मेस्टन हमारे साथ है मैं एंड यू प्लीज रिस्पेक्ट हिम एंड टॉक प्रॉपर्ली, ठीक है ना? मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप लोग भाषा की मर्यादा रखें। बोले प्रोफेसर। स्पीकिंग टू हिम प्रॉपर्ली जी। विद ड्यू रिस्पेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहूंगा कि मैं उनकी कुछ बातों से 100% अग्री करता हूं जनरल साहब की, कि हमें अपने मुल्क के नेशनल इंटरेस्ट में तमाम डिसीजंस लेने चाहिए। इसमें 100% मैं अग्री करता हूं। हमें किसी फॉरेन पावर के दबाव में नहीं रहना चाहिए, ये बात को भी मैं अग्री करता हूं। और हमें हमारे नेशनल इंटरेस्ट को लेके तमाम डिसीजंस लेने चाहिए, ये भी सही बात है। और मैं तीनों बातों में अग्री करता हूं। लेकिन मेरा ये सवाल है कि जब 1994 में ईरान ने इंडिया को गैस पाइपलाइन ऑफर किया था और इंडिया दोस्ती गैस पाइपलाइन इंडिया तक पहुंचती, तो आज हमारे पास गैस 60 रुपया पर लीटर किलो नहीं होता, आज हमारे पास 15 रुपया किलो होता। उस जमाने में 2004 में कॉन्डोलीजा राइस आती है, मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट होती है और इन लोग ईरान के साथ गैस पाइपलाइन को रिजेक्ट कर न्यूक्लियर ट्रीटी साइन करते हैं अमेरिका के साथ, और अमेरिका के दबाव में आके अपने नेशनल इंटरेस्ट को सैक्रिफाइस करते हैं। उसके बाद कई गवर्नमेंट्स आई, किसी गवर्नमेंट ने नेशनल इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देके ईरान से गैस लेने के बजाय उन लोगों ने अमेरिकन इन्फ्लुएंस को कबूल किया। उसके बाद ईरान हमें गैस और ऑयल सस्ते में देता था, लेकिन अमेरिका ने सैंक्शन लगाया। फिर हमने नेशनल इंटरेस्ट को कुर्बान किया और उसके बाद हमने दोबारा अमेरिका से ऑयल ले रहे हैं जो हमारे लिए महंगा है, जहां हम इंश्योरेंस दे रहे हैं। ईरान फ्री इंश्योरेंस दे रहा था। 50,000 करोड़ ईरान का पैसा यूको बैंक में पड़ा हुआ था, लेकिन ईरान ने उसके लिए हमें दबाव नहीं किया। मैं लौट रही हूं बहस पर, लेकिन ईरान की सेना की बड़ी धमकी खबर आ रही है इस वक्त। दुश्मन के पार्क पर्यटक ठिकाने सुरक्षित नहीं। अब देखिए, ये तो बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक लड़ाई, ये तो बहुत खतरनाक है। प्रोफेसर साहब, मुझे नहीं लगता कि आप भी इंसानियत के तकाजे के तहत इस तरह की धमकियों का समर्थन करेंगे। कोई भी मतलब देश रहता है, इतना तो आंखों का पानी रहता है कि नेतन्याहू भी 10 जगह बम गिरा रहा है, लेकिन वो आम लोगों को पहले माइक पर अनाउंस करके कहता है कि भाई वहां से हट जाओ, हम हमले करने वाले हैं। इतना तो आंखों का पानी बचना चाहिए इंसानियत का। अगर इस तरह की धमकी दी जा रही है कि पर्यटक ठिकाने, मतलब यही तो हम कह रहे थे ना शुरू से कि इंडिया ने क्या किया, किससे तेल लिया, ये लिया, वो लिया, इसमें आपकी पूरी जानकारी है। लेकिन इस तरह के जो हमले हो रहे हैं, जो नेतन्याहू की स्क्रिप्ट पर बर्बादी की कहानी ईरान लिख रहा है। एक मौजू जो कंप्लीट हो जाने दें कि हम जनरल जी के पूरी बातों से सहमत हैं।
कि इंडिया अपने नेशनल इंटरेस्ट, जहां से 90% इंडिया का गैस आ रहा है, 60% जहां से ऑयल आ रहा है, वो कंट्री से अच्छे रिलेशंस हमारे लिए प्रायोरिटी होनी चाहिए और हमें अपने लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट और नेशनल इंटरेस्ट को प्रायोरिटाइज करना चाहिए। ये 100% है। मैं एक चीज क्या क्लैरिफाई कर दूं, मैं ईरान का प्रवक्ता नहीं हूं। जो उनके ऑफिशियल्स ने कहा था मैं वो आपको सुना रहा था। मेरी एक मिस्टेक हो गई, मैं उसको क्लियर कर देता हूं। उन्होंने कहा था नॉन डॉलर में ट्रेड करना है, और क्योंकि युआन चाइनीज ऑयल गया था तो उन्होंने युआन में कहा था। लेकिन ऑफर ईरान की गवर्नमेंट का ये है कि हर कंट्री नॉन डॉलर में ट्रेड लोगों को शक तो होना लाजमी है प्रोफेसर साहब, क्योंकि आप ईरान की जिस शिद्दत से डिफेंड करते हैं ना ईरान को, इस वजह से भी लोगों के मन में सवाल आते हैं कई। लेकिन आप ये भी तो देखिए कि चुपके चुपके चाइना को 90% अपना तेल ईरान दे रहा है ऐसे वक्त पे भी, और कह रहा है कि हम पार्क और पर्यटक स्थलों पर हमला करेंगे। मतलब ठीक है, मैं भी इंतजार कर रही हूँ ईरान की चेतावनी की। ईरान दुश्मन कहीं भी सुरक्षित नहीं है, ये किसने कहा है ये बताइए एक बार, ताकि हम। ईरान की सेना ने ये चेतावनी दी है, जो खबर आ रही है ईरान की सेना ने ये चेतावनी दी है, कहा है दुश्मन कहीं भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट है, हम अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें। एसोसिएटेड प्रेस के हवाले से आज तक आपको यह खबर बता रहा है, ईरान की सेना की चेतावनी है कि पार्क और पर्यटक स्थल में भी दुश्मन कहीं भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। प्रोफेसर साहब, एक छोटा सा सवाल, एक छोटी सी राय दूं जो आप लोग मिस कर गए। अगर मान लो प्रोफेसर साहब, एक मिनट, अगर मान लो ईरानियन प्रेसिडेंट कल सुबह डिक्लेयर करते कि हमारे पे जितनी मर्जी फायरिंग करे अमेरिका और इजराइल, हम अगले 3 दिन तक कोई फायर नहीं करेंगे, और ये मैसेज डायरेक्टली गल्फ स्टेट के प्रेसिडेंट्स को और शेख्स को देते, मैं कहता हूं सारी दुनिया ईरान के साथ हो जाती, सारी दुनिया दुबई यूएई के साथ हो जाती। आप लोग भी तो कोई इनिशिएटिव नहीं ले रहे ना। सारी दुनिया को उसके बाद अगर अमेरिका और इजराइल फायर करता, दुनिया उनको टोकती। आप लोग तो एक भगवान ने मौका दिया था ईद का, वो भी खो दिया, तो पीस आएगी कैसे? आपके हार्डलाइनर्स अगर आपकी कंट्री में हर चीज चलाएंगे, ये हॉर्मूज में किसने टैक्स लगा? हार्डलाइनर्स ने लगा, और पता नहीं सरकार की मंजूरी या गुंडे ले रहे वहां, किसी को नहीं पता है, क्योंकि वहां एनार्की है। तो ये जो आपने जो थी ना 31 प्रोविंसेस में आपकी फौज इंडिपेंडेंटली काम करेगी, ये दुश्मन के खिलाफ तो ठीक है, लेकिन इंटरनल जो ये प्रॉब्लम करती है वो शायद आपकी सेना मिस कर गई है। और ये समझने की जरूरत है प्रोफेसर साहब, क्योंकि जनरल दयाल खुलकर भारत और ईरान के रिश्तों के समर्थक रहे हैं। मतलब वो हर बात पर ये कहते हैं कि ये रिश्ता सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको डिफेंड भी करते हैं। आप सभी का धन्यवाद।